प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो पॉइंट्स कर्व के अंदर हैं वो सारे पॉइंट्स अटेनेबल हैं। ये जो है ये अपॉर्चुनिटी सेट है, ये सारे पॉइंट्स अटेनेबल हैं। जो पॉइंट कर्व के पीपीएफ कर्व के बाहर है वो अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं। द कॉम्बिनेशन लाइंग inside the curve are attainable, so all combinations of two goods lying on यानी इस कर्व पे और कर्व के अंदर जो लाई करते हैं वो सारे अटेनेबल हैं। lying on और inside the given PPC represent opportunity set for the economy। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर और कर्व पे वो एक अपॉर्चुनिटी सेट है। Inside the PPF attainable they do not represent a happy or desirable situation for the economy। अब हमने ये कह दिया कि inside the curve जो है वो अटेनेबल है। हमने ये भी कहा कि ऑन द कर्व एफिशिएंट होंगे और फुल्ली यूटिलाइज्ड होंगे, लेकिन इनसाइड वाले भी अटेनेबल हैं। लेकिन जो इनसाइड वाले हैं वो हैप्पी सिचुएशन नहीं होगा, यानी थोड़े बहुत लोग अनएम्प्लॉयड होंगे या आप उनको अच्छे से उनसे काम नहीं कर पा रहे हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ तो अनहैप्पी सिचुएशन हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। अब मैं रीज़न बता देती हूँ क्यों प्रोडक्शन इनसाइड द कर्व अच्छा नहीं है, लाइक हैप्पी सिचुएशन नहीं है। 2 रीजंस हैं। एक तो इकोनॉमी इज़ नॉट फुल्ली यूटिलाइजिंग और एम्प्लॉइंग इट्स रिसोर्सेज, इट विल बी अचीविंग इट्स फुल प्रोडक्शन, इट विल नॉट बी अचीविंग फुल प्रोडक्शन। यानी आपके इकोनॉमी में समझो 100 लोग हैं, पूरे सारे 100 लोग हैं, आप सिर्फ 80 लोगों को एम्प्लॉय करके प्रोडक्शन कर रहे हो, बाकी 20 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। जब 20 लोग वो अनएम्प्लॉयड है तो उनको भी आप एम्प्लॉय करके क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी, ये तो मैंने सिर्फ लेबर लोगों की बात की। दूसरे रिसोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, हमने 4 तरीके के रिसोर्सेज देखे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उन रिसोर्सेज में से कोई भी रिसोर्सेज आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप कम यूटिलाइज कर रहे हो उसका। तो जब आप फुल यूटिलाइज करोगे उनका तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दूसरा रीज़न, तो एक रीज़न ये है कि आप फुल्ली उनको काम पे नहीं लगा रहे हो रिसोर्सेज को। दूसरा रीज़न है ड्यू टू इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप इनएफिशिएंटली उनको यूज़ कर रहे हो, यानी फुल्ली एफिशिएंट वे में उनका जितना एक दिन का काम होना चाहिए उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ने शायद ये पहले भी एग्जाम्पल लिया है कि एक बंदा अगर 5 कोई भी चीज़ एक्स कमोडिटी 5 यूनिट्स बना पा रहा है तो वो एक दिन में सिर्फ 3 यूनिट्स बना रहा है, 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा वो लेज़ी है, कुछ दूसरे रीज़न की वजह से 5 यूनिट नहीं बना रहा है, तो वो इनएफिशिएंटली काम कर रहा है। आप उस बंदे से इनएफिशिएंटली काम करवा रहे हो, काम निकलवा रहे हो। तो ये 2 रीज़न्स हैं। दोनों रीज़न को इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आगे चैप्टर में, मतलब हम लोग आगे वीडियोस में कवर करेंगे। अब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है? पीपीएफ कर्व क्या शो करता है? पीपीएफ कर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शो करता है, जो है प्रिंसिपल ऑफ इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, वो शो करता है पीपीएफ कर्व। क्या है वो? प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है कि इंक्रीजिंग, आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग है। जब मैंने शेड्यूल करवाया था, शेड्यूल में मैंने बीच में एक कॉलम बनाया था जहाँ पे 1 2 3 4 5 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। मैंने ये आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे एक क्लॉथ बढ़ाने के लिए आपको पहले सिर्फ 1 यूनिट या 1000 क्विंटल्स वीट गिव अप करना पड़ रहा था। बाद में जब एक और 1000 सेम अमाउंट 1000 मीटर क्लॉथ सिर्फ बढ़ाना है, उसके लिए अब आपको 2000 क्विंटल्स वीट देना पड़ेगा।
उसके बाद जब एक और 1000 मीटर क्लॉथ और बनाना है तो उसके लिए आपको 3000 अब देना पड़ रहा है क्विंटल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। रीज़न क्या है? तो ए टू बी पॉइंट में अगर आप ग्राफ में भी देखेंगे, ए टू बी पॉइंट में फर्स्ट 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? 1000 क्विंटल, 1K यानी 1000 क्विंटल्स ऑफ वीट सोसाइटी को गिव अप करना पड़ रहा था। बी टू सी पॉइंट पे, ये ग्राफ आपके सामने अगर आपने ड्रॉ करके रखा है तो आप ग्राफ को रेफर करके आप ये समझ सकते हो। बी से सी पॉइंट पे जाने के लिए 2000 क्विंटल्स गिव अप करना पड़ रहा है वीट का। सी से डी के तरफ 3000, डी से ई के तरफ 4000, ई से एफ 5000 क्विंटल्स गिव अप करना पड़ रहा है। मोर एंड मोर वीट इज टू बी गिवन अप। सैक्रिफाइस क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ वीट विच वी हैव टू मेक फॉर हैविंग एक्स्ट्रा 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो हम जो क्लॉथ बढ़ा रहे हैं, जो क्लॉथ इंक्रीज कर रहे हैं 1000 मीटर, हर एक लेवल पे हम 1000 मीटर ही क्लॉथ इंक्रीज कर रहे हैं। उस सेम 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के इंक्रीज के लिए हम ज़्यादा वीट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एज मोर एंड मोर cloth and less of wheat. Principle of increasing opportunity cost that makes the PPC curve concave to the origin. तो यही रीज़न है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही एक रीज़न है जिसके वजह से आपका जो कर्व है वो कॉनकेव होता है। अब मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इन डेप्थ कि केव कब होता है और कॉन्वेक्स कर्व कब होता है। कॉनकेव कर्व, पीपीएफ को अभी थोड़ा साइड पे लगते हैं, दो चीज़ें आप समझ लीजिए। कॉनकेव कर्व कुछ इस तरीके से होता है कि जो केव बनाता है ओरिजिन पे, आप देख सकते हो ओरिजिन पे एक केव बना रहा है। कॉन्वेक्स कर्व इस तरीके से होता है। हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व देखे हैं। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होते हैं टू द ओरिजिन, ठीक है। तो कॉनकेव क्यों होता है? जैसे जैसे आप एक एक यूनिट यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप ज़्यादा यूनिट वाई का गिव अप कर रहे हैं। आप खुद ग्राफ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये जो चेंज आपका हो रहा है यहाँ पे, ये जो चेंज आपका हो रहा है वो इंक्रीजिंग होगा। वेराज जब कॉन्वेक्स होता है कोई भी कर्व है तो आपका जो गिव अप आप कर रहे हो वो लेस एंड लेस गिव अप करोगे। ये जो आपका चेंज हो रहा है, चेंज इन वाई जो हो रहा है वो लेस एंड लेस आप गिव अप करोगे। तो जो कर्व ओरिजिन पे केव बनाता है उसे कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। और जो कर्व इस तरीके से होता है, जो ओरिजिन से इस तरीके से होता है, वो कॉन्वेक्स होता है कर्व। दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? कॉनकेव का इंक्रीजिंग स्लोप होता है। स्लोप यानी क्या होता है कि चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। अगर हम x में एक यूनिट बढ़ा रहे हैं तो y में कितना हम चेंज ला रहे हैं, तो ये जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग होता है। वेराज कॉन्वेक्स में डिक्रीजिंग स्लोप होता है, स्लोप कम होता जाता है। जो हमारा MRS है, अगर आपने देखा होगा MRS डिक्रीजिंग है, ठीक है। तीसरा एक कर्व आता है जो कांस्टेंट स्लोप होता है, इस वजह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमने कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में किया है उसमें आपने देखा होगा हमारा ये जो स्लोप है हर जगह पे स्लोप सेम आ रहा है, कांस्टेंट है। चाहे आप यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, 20-20 ही स्लोप आ रहा था। लेकिन इन सिचुएशन में, इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स वाले सिचुएशन में आपका जो स्लोप है वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होता है। जैसे हमारे एग्जांपल में जो हमने शेड्यूल लिया है उसमें फर्स्ट लेवल पे आपका 1 यूनिट गिव अप हुआ, 1000 क्विंटल्स वीट गिव अप करना पड़ा। फिर सेकेंड लेवल पे 2000 क्विंटल्स गिव अप करना पड़ा। थर्ड लेवल पे 3000 क्विंटल्स गिव अप करना पड़ा। फोर्थ लेवल पे 4000 गिव अप करना पड़ा। फिफ्थ लेवल पे 5000 गिव अप करना पड़ा। तो आपका स्लोप आप देख सकते हो चेंजिंग है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इस वजह से कॉनकेव कर्व है। ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या डिक्रीजिंग स्लोप है। ये कॉन्वेक्स कर्व है, जो कि हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया या आइसोकॉन्ट हो गया, आइसोकॉस्ट लाइन्स, आइसोकॉस्ट हो गए। ये सारे कर्व्स जो हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि वाई
sacrifice more wheat, or why opportunity cost is increasing? Why sacrifice more of wheat and why is the opportunity cost of cloth increasing? मैंने जो आपको रीजन समझाया वही है, इंग्लिश में बुक के टर्म्स में मैं आपको बता देती हूँ. इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर नॉट कम्प्लीटली सूटेड और अडेप्टेड टू ऑल्टरनेटिव यूसेस. आप आज उठ के अचानक से जो वीट प्रोडक्शन वाला बंदा है उसको बोलोगे कि चलो जाओ तुम क्लॉथ प्रोडक्शन कर दो, तो उनको टाइम लगेगा. अचानक से कोई चीज हम नहीं सीख पाते हैं, सो अडेप्ट नहीं हो पाते हैं. दिस इज नोन एज स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसोर्सेस. क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिकली एक ही टास्क में उनको आता है. दूसरे टास्क में डालोगे तो वो थोड़ा टाइम लेंगे. स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसोर्सेज. वन रिसोर्स इज मोर सूटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड टू अनदर. मतलब एक ज्यादा उनके लिए सूटेड है दूसरे से. मैं अगर स्किलफुल हूँ कोई एक चीज के लिए ड्राइंग में, तो वो मेरे लिए ज्यादा सूटेड है rather than cooking or anything else. Land more suitable for production of wheat than cloth. Production of wheat require larger use of land than cloth. तो land more suited for wheat production rather than cloth production. अगर हमें प्रोडक्शन क्लॉथ का इंक्रीज करना है तो पहले लेस एंड लेस अडेप्टेड जो प्रोडक्टिव है प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ के लिए उनको लेंगे हम प्रोडक्शन में. फिर हमें ज्यादा लेना पड़ेगा. A to F first transfer those resources which are more productive in making cloth. Then we will have to transfer those resources to production of cloth which are more productive for producing wheat but less productive for making cloth. मतलब वही चीज हो गई. पहले जो स्किलफुल है मल्टीटास्कर है उनको पहले एम्प्लॉय करो, फिर जो ज्यादा प्रोडक्टिव है वीट के लिए, लेस प्रोडक्टिव है क्लॉथ के लिए, उनको लेना पड़ेगा. इस कंडीशन में आपको ज्यादा लेना पड़ेगा. रिसोर्सेज विच आर मोर सूटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वीट आर विथड्रॉन. एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वीट फॉर द सेक ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ विल गो ऑन इंक्रीजिंग. मतलब वही चीज है, यहाँ पे इंक्रीजिंग होता जाएगा. Law equally holds if we move from F to A. अगर उल्टा जाएं हम, यहां से यहां पे जाएं, F to A पे जाएं तो वो भी सेम हो जाएगा. आपको इतना कम करने को पड़ेगा, पहले आपको कम करना पड़ेगा, फिर ज्यादा कम करना पड़ेगा. अगर आप देखो ये जो स्लीपिंग लाइन है वो इंक्रीज होती जाएगी. तो वही चीज है. अब उल्टा जाओ, मतलब आप अगर वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो क्लॉथ का ज्यादा से ज्यादा गिव अप करना पड़ेगा. ओके, दिस इज डन. स्कैर्सिटी, चॉइस एंड पीपीसी. बार वही टॉपिक आ रहा है ना. स्कैर्सिटी, चॉइस, wants unlimited, but explanation is important. Scarcity, choice and PPC. क्या बोला गया है? सिंपल है. PPC जो कर्व है वो 3 चीजें बता रहा है. कौन सी चीजें बता रहा है PPC कर्व? हमें पहली चीज तो स्कैर्सिटी बता रहा है कि रिसोर्सेस का स्कैर्सिटी है. क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिट है, लिमिट के बाहर हम नहीं कर सकते. जैसे मैंने 500 रुपए का आपको बोला, 500 रुपए 1000 रुपए का हम टिकट नहीं खरीद सकते. सो लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज स्कैर्स है. दूसरी चीज पीपीसी बताता है चॉइस. चॉइस कौन सा सोसाइटी कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगी, वो चॉइस. एंड थर्ड चीज जो बताता है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो हमने देख लिया. एक बार तीनों चीजें वापस से पढ़ लेते हैं. सो पीपीसी इलस्ट्रेट्स, और इलस्ट्रेट्स मतलब शोज 3 थिंग्स: स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, चॉइस बाय सोसाइटी फ्रॉम अपॉर्चुनिटी सेट. मैंने सेट अपॉर्चुनिटी सेट कौन सा है? ABCDEF 0A. ये पूरा
अंदर का कर्व के अंदर का पोर्शन एंड ऑन द लाइन, ठीक है। एंड थर्ड थिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फर्स्ट थिंग स्कैरसिटी, बाउंड्री आ जाती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, बियॉन्ड विच इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस। स्कैरसिटी ऑफ लैंड क्यों होता है? क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ लैंड है आपके पास, जैसे 500 रुपीज स्कैरसिटी ऑफ मनी है, करेक्ट। लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे स्कैर्स है, सो वो लिमिट कर देते हैं आपके प्रोडक्शन पोटेंशियल को, जो रिप्रेजेंटेड है कर्व से। इस कर्व के बाहर हम नहीं कर सकते, वो हमारी कैपेसिटी है। सो इसी वजह से उसको फ्रंटियर भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है वो है चॉइस। चॉइस when we are fully employing the resources और efficiently employ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी गिवन है, तो हमें कौन से कॉम्बिनेशन पे हम प्रोडक्शन करें वो हमें चॉइस करना पड़ेगा। We cannot have more of both the goods represented by PPC. Society has to make choice regarding what point on PPC it should operate. Society has to make constrained choice. कंस्ट्रेंड चॉइस वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि आपका रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक कॉन्स्ट्रेंट आ गया है आपके पास। जैसे हम चॉइस करते हैं कि हम बुक खरीदेंगे कि टिकट खरीदेंगे, उसमें कॉन्स्ट्रेंट क्या आ गया? हमें कॉन्स्ट्रेंट आ गया कि हमारे पास पैसे सिर्फ 500 रुपए है, 500 रुपए में से या तो बुक खरीदेंगे या तो टिकट खरीदेंगे। वैसे ही यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट आ गया कि हमारे रिसोर्सेज गिवन है, स्केर्स है, इस वजह से हमें कॉन्स्ट्रेंट चॉइस करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थर्ड पॉइंट है, एज वी मूव अलोंग पीपीसी वी गिव अप मोर एंड मोर ऑफ अदर गुड। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन द कमोडिटीज। व्हीट एंड क्लॉथ के बीच में ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ मतलब एक को अगर हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ हो रहा है, ठीक है।